हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो जूनियर सेक्शन का पेपर हुआ था साइंस वाला 40 नंबर का इसमें आता है, उसका एनालिसिस करेंगे। इसमें किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा था और इसमें प्रूफ दिखाएंगे आपको, ठीक है, कि एनसीईआरटी से आया था या आपका अदर कोई सोर्स था इसका, ठीक है। देखिएगा, इसमें पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन है ना, ये निम्नलिखित में से ये कौन सा प्रक्रिया की दर की धीमा करता है, और एक ये निम्न में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिक का उदाहरण नहीं है, ये वाला, और एक निम्न में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है। तो ये आपके 12th चैप्टर जो एनसीईआरटी है 12th की, उससे आए थे आपके 3 चैप्टर। तो ये आपके थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस थे, क्योंकि सभी लोग पढ़ते हैं 6 to 10th पढ़ते हैं, ठीक है। ये 12th के दिए थे 3 क्वेश्चन, तो इसमें कुछ नहीं किया होगा, नहीं कर पाए होंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है इसका, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, और देखिए ये वाला क्वेश्चन, सीधी रेखा में गति का समीकरण लिखना था इसमें, ठीक है। कौन सा था इसमें? तो ये आपका क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 8 गति। तो गति से जुड़ा हुआ है इसमें, ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आंसर था इसका। तो इसमें क्या करेंगे, 80 हो जाएगा था v माइनस यू। तो इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर ये वाला, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये आपका 8th चैप्टर से, ठीक है, 9th क्लास की। और नेक्स्ट देखिएगा, इसमें है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो ये आपकी, जैसे इसमें वैसे होती है सोना, ठीक है, लेकिन सोना और तांबा दोनों मिलते हैं मुक्त अवस्था में। तो ये इसका तो भाई एग्ज़ाम हुआ होगा, तो इसका तो आंसर की आई नहीं थी। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए इसका मुक्त अवस्था में, ये देखिए, ये आपका क्लास 10th का है, धातु निष्कर्षण वाला चैप्टर है। उसमें ये एक एमसीक्यूज फॉर्मेट में दिया गया था, निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती? तो एल्यूमिनियम नहीं पाई जाती, आयरन पाई जाती है, और ये कॉपर, और ये आपका एजी, ठीक है। तो ये आपके पाए जाते थे इसमें। इसमें आपका यही पूछा गया था, तांबा और सोना जो है आपका एजी इसमें भी है, और ये आयरन भी है इसमें, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं, एमसीक्यूज फॉर्मेट में था। थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखिए, आप इसमें आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी के, और वो भी क्लास 9th and 10th के। अगर आपने 9 10 तक अलग आपने आराम से पढ़ लिए ना, तो आपके 35 क्वेश्चंस आराम हो जाएंगे आराम से। अब ये 12th के जो 3 क्वेश्चन आ गए थे ना, 12th के क्वेश्चन अगर आप उसे भी निकाल देंगे ना, तो 35 आराम से स्कोर कर सकते हैं एनसीईआरटी। ये आपका जो साइंस वाला सेक्शन है, 40 आउट ऑफ 35 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। बाकी इसमें जो जनरल साइंस वगैरह आ जाती है, वो सिंपल होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है। देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन है इसमें, ये 113 नंबर, जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? तो ये आपका क्लास 9th का है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी उसमें कार्य ऊर्जा का एक चैप्टर है, उससे ये लिया गया है। देखिए इसमें क्रियाकलाप वगैरह दिए होते हैं, तो इन जो आपके जो बॉक्सेस में लिखा होते हैं, उन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं हर एक बॉक्स वाला। इसमें देखिए लिखा है, एक रबड़ बैंड, जो रबड़ का छल्ला लीजिए, उसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए, छल्ला खींच जाता है, और छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, तो क्या होता है? तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा का है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आपका ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ घुमा फिरा के दे देते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक ये है आपका, आपने ओम का नियम सुना होगा, ओम्स लॉ। ये किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो आपका V इक्वल टू आई आर होता है, बस उसको पक्षांतर करके R इक्वल टू V अपॉन आई लिखना था। अब ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का है, देखिएगा, ओम का नियम, विद्युत नाम का चैप्टर है इसमें। तो देखिएगा ये विद्युत प्रतिरोध वाला सेक्शन है ये। तो R इक्वल टू V अपॉन आई होता है, या V बराबर आई आर लिखते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे R रेजिस्टेंस होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको 9th और 10th की एमसीक्यूज करा दी है पूरी सीरीज़। आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। और इसमें आप ऐसा कीजिएगा, इसके जो एग्जाम्पलर आती है ना, तो एग्जाम्पलर जितना हो सके आप लगा लीजिएगा। अभी देखिए ये नेक्स्ट वाला है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो ये अभी मैंने कराया था, तो इसका वही रहेगा, तांबा और सोना जैसे होगा जिसमें धातु का निष्कर्षण। तो ये इसमें देखिए, आप यहाँ पे दिया गया था गोल्ड, और जैसे सोना और सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें साफ बोला गया है ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होते हैं, और ये कम रिएक्टिव होते हैं,
ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ऊपर में सबसे ज़्यादा होते हैं आपके कैल्शियम, सोडियम और जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और आपको अभिक्रियाशीलता की जो आपकी श्रेणी है उसे याद रहना चाहिए आपको। ये पूछता है कभी कभार कौन सा तत्व किसे विघटित कर सकता है। ये देखिए इसमें साइड में लिखी हुई थी कैल्शियम, ये सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सभी, और बीच में आपका हाइड्रोजन आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए, इसका बहुत काम किए ये। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 133 नंबर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो इसमें सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम दिया था। तो देखिए इसका आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया यहाँ पे, नीचे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो आसानी से कौन सा खो देता है, आप देखिएगा Mg खोल देता है इसमें, और बाकी आपके खोते नहीं है। ये देखिए इसमें सॉरी इसमें होगा जाके आपका पोटेशियम, ये होगा जाके आपका सोडियम। ठीक है, ये जो आपका होगा जाके ये जो है ना इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो ये आराम से इसे मुक्त कर देता है, ये आपका सोडियम होगा जाके। ठीक है, इसमें देखिए लगातार 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। तो इसमें नहीं खोता है, तो इसमें आपका देखिएगा ये ऑप्शन दिए गए हैं, और ये आपका NCERT का एग्जाम्पलर है क्लास 10th का। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, ये आपकी ओल्ड जो NCERT बुक है ना उसमें 5th चैप्टर था पहले, तो ये इसमें अभी 5th चैप्टर रहा नहीं है, दूसरा चैप्टर आ गया इसमें, तो ये उसी से लिया गया है ओल्ड NCERT से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पोटेशियम, इसका आंसर था। ठीक है, पोटेशियम जो है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है 136 नंबर है। देखिए आप कितने क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं। आपका जो 40 नंबर का होता है इसमें 30 क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ 30, ये आपका 40 में से ये आपके 2 ही NCERT से आए हैं। क्या NCERT आपका 9th एंड 10th का। अगर आपने 9th 10th को अच्छे से पढ़ लिया ना, 9th 10th का अगर आप जो उसका तथ्यसार वगैरह आता है जो भी, आप उसका समरी पढ़ लीजिए, क्या अभी टाइम नहीं रह गया होगा, तो 9th 10th का समरी पढ़ लीजिए। और इसी की एग्जाम्पलर भी आती है। ठीक है, एक एग्जाम्पलर आती है उनकी, SK झा की आती है, अगर आपके पास हो तो उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। जो NCERT की एग्जाम्पलर आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसके MCQs जो आते हैं MCQs फॉर्मेट में वो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसमें ऊष्माक्षेपी कहते हैं। देखिए NCERT 10th की है ये, और रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया एवं समीकरण है पहला ही चैप्टर है इसका। तो देखिए इसमें दिया गया है आपका, ये देखिए ये क्रियाकलाप में दिया गया, ये जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक अभिक्रिया का प्रकार है, और इसमें देखिए प्राकृतिक दहन जो हुआ था इसमें ऊर्जा निकलेगी, तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये भी देखिए क्वेश्चन इसमें निकल गया। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये रहा आपका 123, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है। तो R = VI, अभी हमने बताया था आपको, ये 10th चैप्टर से है NCERT 10th का, और ओम का नियम इसमें लगता है, और विद्युत चैप्टर है इसका क्लास 10th का। तो इसमें देखिए यहाँ पे अलग से दिया गया है, ये आपकी एग्जाम्पलर है। ठीक है, वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था तो वो बुक थी, ये एग्जाम्पलर में भी दिया गया, ओम का नियम दिया गया, ओम्स लॉ, और ये वैल्यू दी गई R = VI या V = IR। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से आप मिलेंगे, आपका एग्जाम्पलर में भी मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए 32 नंबर है, किसी परिपद में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। अभी देखिए ये 32 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका GS सेक्शन से है। जो GS सेक्शन से 8 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कम से कम आपके 5 क्वेश्चन जो थे वो NCERT बेस्ड थे। ठीक है, NCERT से आए थे। ये आपका NCERT 10th का है, और इसमें आपका ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये देखिए ये फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है, P = I² R और P = VI, P = V² R। एक MCQs में भी आता है, मैंने देखा था, वो स्क्रीनशॉट मिला नहीं तो आपको दिखाते। उसमें सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है। वहाँ पे I² R ये आपका नहीं होगा जाके, VI होगा जाके, I² R होगा। ठीक है, तो ये आपका विद्युत का चैप्टर है NCERT 10th का। ठीक है, चलिए और भी दिखाते हैं आपको। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो TRE 3 का, और TRE जो आपकी 2 थी ना, 2 जूनियर का सेक्शन, उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी NCERT से आए थे। ठीक है, ये देखिए क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को निर्मुक्त करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। तो ये आपका NCERT 10th का है, ये चैप्टर नंबर 15 है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो देखिएगा ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए ये ओजोन O3 के अणु, ओजोन परत तथा ये किस प्रकार उपस्थित होती है। तो ओजोन O3 के अणु जो होते हैं ना,
ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने होते हैं। और ये आपका देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका CFC द्वारा, ये देखिए यहाँ पे 1980 में ओजोन की मात्रा की तीव्रता को घटाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित जो रसायनों को उसका मुख्य कारक माना गया था, ठीक है। 1987 में UNEP में इसको सर्वसम्मति बनी थी CFC के उत्पादन में। 1986 के स्तर में इसकी सीमित करा गया था, ठीक है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें। आप ये वाला जो चैप्टर है ना, लास्ट के जो होते हैं 15, 16, ये मत छोड़िए गया, ठीक है। ये आपके EVS में भी आते हैं और आपका साइंस में भी कवर होता है, ठीक है। तो आपका अगर टीआरई अगर आपका प्राइमरी वाला भी है सेक्शन ना, तो ये प्राइमरी में भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में कार्यशील होते हैं। तो ये आपको ये अपघटक वाला है। तो NCERT 10th का आइए, हमारा पर्यावरण, ये फिर से वही आया, देखिए 15 नंबर चैप्टर है। तो चैप्टर भी आप देख लीजिए। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। देखिए इसमें क्या बोलेंगे इससे, ये देखिए उपभोक्ता, और यहाँ पे रहेगा मृतोपजीवी, जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु कवक होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये आपके मृत जीवी होते हैं। अवशेषों को अपमार्जक, अभी आप बोलेंगे इसमें अपमार्जक लिखा हुआ, यहाँ पे अपघटक लिखा हुआ, तो अपमार्जक जो होते हैं ना, वो भी अपघटक का ही काम करते हैं। इन्हें सृष्टि के सफाई कर्मी बोला गया है, अपमार्जक को, ठीक है। और ये आपके उत्पादक आपके जो होते हैं हरे पौधे होते हैं, और उपभोक्ता जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। और ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी श्रेणी में बांटे जाते हैं। तो ये आपके इसमें थोड़ा सा हिंट दिया गया है ना, कि अपमार्जक होते हैं जीवाणु कवक। तो इतना ही काफ़ी है, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। बाकी MCQs अगर आप करोगे 10th की, तो उसमें ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो ये भी आपका देखिए GS सेक्शन का है। इसमें 8 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो GS का भी है, या फिर आपका 40 नंबर का जो आता है साइंस का, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बायो के होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के होते हैं। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। होते तो फिजिक्स का और केमिस्ट्री के में इसके ज़्यादा होते हैं। देखिए साबुन जो उद्योग का उपजात क्या होता है, ये देखिए NCERT 10th का है। और कार्बन एवं यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर नंबर 4, और ये एग्जाम्पलर में भी है। दोनों से ये क्वेश्चन एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहाँ गया, आपको दिखा रहे हैं, ये रहा, ये एग्जाम्पलर का मैंने निकाला है, और वो उसका मिला नहीं था। तो देखिए साबुनीकरण की अभिक्रिया होती है, ये वाली डी वाली देखिए। तो इसमें क्या बनता है, ये आपका साबुन बनता है CH3COONA, और ये आपका C2H5OH, ये आपका बनेगा ग्लिसरॉल, ठीक है। ये ग्लिसरॉल बनेगा, उपजात हो जाता है लास्ट वाला, ठीक है। ये देखिए इसका बन गया। और नेक्स्ट देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहा था लोगों को कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो ये NCERT क्लास 10th का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1 है, पहले ही चैप्टर है, उसी से लिया गया है। अब देखिए ये तुरंत उसी में आपको मिलेगा। ये देखिए एक अभिक्रिया दी गई है सीधा AgBr, और इसमें सूर्य का प्रकाश दिया गया, Ag अलग हो गया, Br2 अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया में श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका सफ़ेद होता है, कहीं पे आपका पीला दिखेगा इसमें। तो इसमें अभी ऑप्शन तो कोई क्लियर नहीं है, किसी में अभी आप येलो मानते हैं, किसी को अभी वाइट भी मान रहा है इसे, ठीक है। वैसे इसका येलो होना चाहिए, पिंकिश येलो वाला है, जैसे पाइल येलो, ठीक है। और ये देखिए एक सिल्वर, ये आपका AgCl वाला भी है, और इसी की अभिक्रियाएँ दोनों दी गई हैं। और ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है, और उसी में से लिया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो था, ये आपका क्वेश्चन उससे आपका TRE 2 से जुड़ा हुआ था, वो मैंने ऐसे ही कर लिया था। ये लाला रस जो होता है ना, ये एमाइलेज जो होता है आपके मुख में जो मिलता है, एमाइलेज होता है, पूछा गया था इसमें आपके जो मुंह में कौन सा एंजाइम होता है। तो ये लाल रस यानी कि एमाइलेज बोलते हैं इसे। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन एक और आया था, टमाटर में कौन सा जो अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये ऐसा ही क्वेश्चन स्क्रीनशॉट था। अब देखिएगा इसमें जो आपके बचे हुए ना, जो स्क्रीनशॉट मैंने नहीं निकाले हैं, इतना अगर आप इसे ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये वाला भी मैंने निकाल दिया था 32 वाला, और ये साबुन का उपजात भी निकला था। बाकी ये बता दे रहे हैं प्रतीप, ये ट्यूब का, ये आपका जनरल साइंस का एक क्वेश्चन, मरकरी एवं आर्गन होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, देखिए रक्त में तरल माध्यम होता है। तो ये आपका जहाँ पे क्या नाम बोलते हैं उसे, हार्ट वाला जो सेक्शन होगा ना, जिसमें शरीर की जो क्रियाएं वगैरह लिखी हैं, जैसे आपका जो रक्त हुआ जाके, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी बुक है स्टैंडर्ड के अलावा कोई भी है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं, आराम से निकल आएगा। ये आपका रक्त का प्लाज्मा वगैरह आता।
और ये पाचन के बाद प्रोटीन किसमें, ये आपका ये भी आपका जो रासायनिक जो आपकी क्रियाएं होती हैं पाचन वगैरह, उसमें भी ये चैप्टर मिल जाएगा, क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, मिल जाते हैं। ये वाला मैंने बताया था आपका, हमारा पर्यावरण है, तो देख लीजिए आप, हर एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो भी दिन बचे हुए हैं, 10-15 दिन बचे हुए हैं, आप अगर चाहें तो 9th और 10th की अगर एनसीईआरटी अगर आप मतलब कैसे भी करके उसका एग्जाम्पलर और जो उसका आपका समरी है वो अगर लगाते हैं ना, तो आपका 35 क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। और आपका जो बचा हुआ जीएस सेक्शन में 8 क्वेश्चन, उसमें भी आप आराम से 4 कर लेंगे। मिनिमम बता रहे हैं 4 कर लेंगे, वैसे तो इसमें 5 तो होनी चाहिए, 1-2 भले गलत हो जाए, जो आपका जनरल साइंस से आता है। देखिए ये वाला भी आपका 8th 9th चैप्टर का था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिएगा ये आपका गतिज ऊर्जा से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन मिला नहीं। घर्षण बल में आराम से मिल जाएगा ये, ठीक है। आप घर्षण बल टॉपिक देखिएगा, कोई भी आपके पास कोई भी बुक हो स्टैंडर्ड वगैरह। और ये देखिए यांत्रिक ऊर्जा, ये वाला भी निकल आया था। और ये आपका ये विद्युत का चैप्टर है 10th का, इसमें W=V/Q, इसमें आपकी वैल्यू रखनी थी, ये निकल आएगा इसमें भी। और ये आपका देखिए, ये जो आपका ना क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी 11th का आ गया। तो केवल 3 क्वेश्चन आपके जो आए थे, जो क्लास 12th के थे, और एक ये आपका 11th का था। तो आपके 4 क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। और ये जिन्होंने पढ़ा होगा तो ये लगा लिया होगा। बाकी ये देखिए आपका गुरुत्वाकर्षण मिल जाएगा, अगर गुरुत्वाकर्षण आपके में चैप्टर है तो आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। ये दोनों आपके गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, इसमें देखिएगा, और ये रहा आपका, ये आपका F=ma वाले इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बल का है, ठीक है। जीन, ये आपका जनरल साइंस का था, ये आपको सभी को पता होगा, हरगोविंद खुराना थे इसके, ठीक है। इन्हें उसका प्राइज़ भी मिला था। अब देखिए फोटोवोल्टिक प्रभाव, ये भी आपका जनरल साइंस का भी एक पार्ट है ये, ठीक है। और ये आपका ओम का नियम था, ओम्स लॉ। और एनटीपी पे ईएनटी विशेषज्ञ जो होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये प्रकाशिक जो चैप्टर है उसका दिया गया है उसमें। और ये भी आपको एनसीईआरटी तो नहीं मिलेगा वैसे, वैसे आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, बड़ी इमेज को दिखाता है, तो ये आपको बड़ी इमेज के लिए आपका अवतल दर्पण लगेगा, ठीक है। और मीट्रिक, ये वाला भी देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 11 से ये भी है। तो आपके 2 एनसीईआरटी 11 के हो गए, और 3 क्वेश्चन आपके क्लास 12th के हो गए। ये 11th का है, ये फ्रेंच वाला है, ठीक है। इसमें केवल आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, बाकी इसका सोल्यूशन मैंने अपने चैनल में करा दिया है, आप देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लेलिस्ट काफ़ी बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। जीएस सेक्शन मैंने कंप्लीट करा दिया है। जीएस सेक्शन में इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देनी है। और ये हमारे शरीर में ब्रेकडाउन होता है, ये वाला भी देखिए आपका शारीरिक क्रियाओं से रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी मिल जाएगा आराम से। सिल्वर ब्रोमाइड, ये वाला भी हो गया। और किसी द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है। अच्छा ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया नहीं, इसका वो मुझे एनसीईआरटी का मिला नहीं। तो ये मैंने देखा था, एनसीईआरटी क्लास 9th का है, और ये 2nd चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, आपने पढ़ा होगा। पायसन का था, इसमें वो इसका स्क्रीनशॉट नहीं ला पाए। तो ये पायसन का है ना, इमल्सन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। आप इसका इंग्लिश का देखिएगा वर्जन, तो उसमें काफ़ी अच्छा डिटेल में समझ में आता है। और ये देखिए नेक्स्ट है, इसका कौन सी प्रतिक्रिया को धीमा करता है। ये देखिए मैंने अभी जब पे वीडियो चालू किया था ना, तो ये बता दिए थे, ये क्लास 12th का है, ठीक है। और ये भी आपका क्लास 12th का, ये तीनों क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, क्लास 12th के हैं, ठीक है। तो ये आपके, अब आप इस टाइम पे तो क्लास 12th पढ़ नहीं सकते हैं, तो ऐसा इसे छोड़ना ही सही रहेगा। बाकी जिस पे फोकस कीजिए, आप 8, 9, 10 पढ़ लीजिए ना, तो इससे काफ़ी हो जाएगा। आपका 8 वाला भी आया है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आए 8 के, और इसके भी आएंगे। देखिए इसमें आपका ये अम्लीय जो ना, तो आपका क्लास 10th का जो चैप्टर है 2nd वाला, अम्ल क्षार एवं लवण, तो उसमें आपका ये डिटेल में दिया गया है, ठीक है। उसमें बताया गया नींबू का रस जो होता है उसमें कितना होता है पीएच मान। और ये आपका देखिए अम्ल क्षार का ये भी एक क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन इसी से बन गए आपका। अभी देखिए यहाँ पे जो निष्प्रभावीकरण था, ये हिंदी में जो टर्म यूज़ किया गया था, कुछ लोग समझ नहीं पाए, तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। अम्ल क्षार के से क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। तो ये हिंदी का टर्म था। नेक्स्ट है, ये वाला भी मैंने करा दिया था, अभी आपको दिखाया था ऊष्मा निष्कासित, तो ये भी बताया था आपका। और ये आपका मुक्त अवस्था में भी निकाला था। और इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका TRE 2 में भी आया था कि गैस के चूने को पानी को दूधिया बना देती है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये काफ़ी पूछा जाता। एक आपका TRE 2 में आया था, अंडे के छिलके वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें देखिएगा ये विटामिन B12, तो NCERT क्लास 8 का है, तो ये 8th भी बहुत ज़रूरी है। 8 में आपका जो आता है रोग वगैरह, रोग और उपचार जो चैप्टर है ना, उसी से है ये। तो उसमें ये देखो 2 चैप्टर एक साथ हैं, ये वाला भी है। विटामिन A का अच्छा स्रोत क्या है। अगर आप इसे NCERT नहीं पढ़ते हैं क्लास 8 की, तब भी आपको ये टॉपिक तो पता ही होंगे कि आपका रोग वगैरह जो आते हैं, विटामिन्स और ये मिनरल्स, तो ये अपने पढ़े होंगे, कोई भी वैसी बुक हो, ठीक है। और ये देखिए आपका गर्म खून का, इसमें देखिए NCERT क्लास 9 का जीवों में विविधता वाला 7 चैप्टर है ये, ठीक है। ये वाला 7 चैप्टर है और उसमें आपके दिए गए हैं। तो ये इसके आपका जो पक्षी होते हैं ना, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सॉरी वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब गर्म खून के होते हैं। अब देखिए ये मिर्च का तीखापन, ये सभी जनरल साइंस के क्वेश्चन है, आपने खूब पढ़े होंगे इसे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे स्किप हो जाते हैं गलती से, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे। अब देखिए ये माता पिता से संतति, ये क्वेश्चन तीनों TRE में आया है। अभी आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, आनुवांशिक वाला। और ये आपका NCERT 10th का आनुवांशिकता का ही चैप्टर है, चैप्टर 9 वाला, ठीक है। तो इसमें स्क्रीनशॉट नहीं ला पाए। देखिए ये वाला DNA का कौन सा भाग आपका प्रोटीन की सूचना देता है, ये आपका एग्जाम्पलर में आता है, NCERT के एग्जाम्पलर में, तो वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका जीन था इसका। नाइट्रेट और को नाइट्रेट में नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया। अभी देखिए ये NCERT 10th का है, और हमारा पर्यावरण चैप्टर नंबर ये 15 है, शायद ये मिसप्रिंट है, ये 15 है, 5 नहीं है। तो इसमें डीनाइट्रिफिकेशन ये ऑप्शन था इसका, ठीक है। और इसका लास्ट देख लेते हैं, आगत निर्गत, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। और ये आपका ये तंत्र जो आए हैं क्वेश्चंस इसमें आते हैं तंत्र में, जैसे आपका श्वसन तंत्र हो गया और परिवहन तंत्र हो गया, ये सारे जो तंत्र वाले हैं सेक्शन, तो ये आपके उसी से हैं। और ये जनरल साइंस में भी काउंट होता है, आप उसमें NCERT में भी देख सकते हैं इसे। और ये देखिए NCERT 8 का, तो 3-4 क्वेश्चन तो NCERT 8 के आ गए हैं, ठीक है। NCERT क्लास 8 की है, इसमें भी विटामिन के बारे में दिया है। अगर आप NCERT इसमें भी नहीं पढ़ी होती तो ये आपका जनरल साइंस से भी हो जाता, आपने पढ़ी जरूर होगी कहीं ना कहीं विटामिन वगैरह। और भोजन में संग्रहित ऊर्जा, ये भी आपका जो आपकी दैनिक क्रियाएं वगैरह हैं उसमें आपका आता है। सर्दी जुकाम, ये भी देखिए NCERT क्लास 8 का है, तो इसमें 8 भी उतना ही ज़रूरी है। वैसे अगर आपको ये 8 नहीं पड़ी होगी ना, तो ये आपके नॉर्मल से सवाल हैं, बाकी इससे गलती नहीं होगी इसमें। अब देखिए एक कोशिकी ये जो मोटी वाहिकाएं होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका क्लास 10th का है, जैव प्रक्रम वाला 6th नंबर जो है, चैप्टर नंबर 6 है। तो जैव प्रक्रम में आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, इसी में आपके जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है पूरा आता है इसमें, ठीक है, जैव प्रक्रम में। तो ये आपकी कैसिकाएँ होती हैं, कैपिलरीज बोलते हैं इसे, तो 1 थिक वेसल्स होती हैं। अभी अगर आप इसका हिंदी का टर्म देखेंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक कोशिका मोटी वाहिकाओं, तो इसमें मोटी नहीं है, ये 1 सेल थिक वेसल्स होता है, पतली होती हैं ये, ठीक है। तो इसमें कभी कभार आप हिंदी का भी हिंदी को ना देख के आप इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए कि ये। अब मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या होता है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता, तो हीमोग्लोबिन होता है, क्लास 10th का ये NCERT, ठीक है। हर जगह मिल जाएगा, 10th में भी नहीं मिलेगा, वैसे मिल जाएगा। कान के ड्रम का, ये आपका एग्जाम्पलर का है, तो एग्जाम्पलर में काफ़ी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। वैसे अगर अभी क्रॉस चेक नहीं किया मैंने, इसमें आधे से ज़्यादा आपके एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड बुक में 9th-10th की बुक में मिल रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम्पलर में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस था मैंने जो दिया है आपको। यूट्यूब पे काफ़ी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार दिया है। बस ये दिखाना था आपको कि जो अभी बचा हुआ टाइम है ना, तो उस पर आप फोकस कीजिए केवल NCERT पे। अगर अच्छा स्कोर करना है ना, तो NCERT पे फोकस कीजिए, नहीं तो आपका ये सिलेक्शन रुक जाएगा यहाँ पे। NCERT मस्ट है, ठीक है। और आपका मैथ का भी सेक्शन मैं बता दूंगा आपको, उसमें टॉपिक्स वगैरह, ऐसा नहीं है मैथ में भी NCERT लगानी है। तो मैथ्स का मैंने सोचा था कि सीरीज स्टार्ट करेंगे मैथ्स की, लेकिन मैथ्स का ऐसा नहीं होता, टॉपिक वाइज अगर आप करते हैं ना, तो जैसे उसमें मेंस्ट्रुएशन वगैरह है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ 1-2 टॉपिक हैं, उस अगर आप वो कर लेंगे ना, तो उसमें भी आप 35 से प्लस कर सकते हैं उसमें। साइंस थोड़ा टफ पड़ता है, तो ये 40 आउट ऑफ आप 35 कर सकते हैं आराम से। और उसमें मैथ्स में क्या होता है, 40 में आप 40 करने के अगर आपने SSC वगैरह दिया है ना,
तो आप वहाँ पे 40 में 40 कर सकते हैं, 40 आउट ऑफ 40। बाई चांस एक क्वेश्चन गलत होता है, एक या दो, वैसे 40 में 40 हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और जीएस में आपका 8 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल साइंस के होते हैं, और आपके 8 ही क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, ठीक है। तो मैथ्स भी उसकी थोड़ी आती है, टफ आती है, जीएस सेक्शन की आती है उसमें, ठीक है। उसका वीडियो अलग से बना देंगे मैथ का, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जो भी सुझाव हो आपके बताइएगा इसमें। और बाकी आप चैनल पे विजिट कीजिएगा। जीएस का जो 40 सेक्शन है, 40 नंबर का, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। जो आपकी हिस्ट्री पॉलिटी और जियोग्राफी वगैरह आती है, तो वो आपकी 69 बीपीएससी, आपका बीपीएससी आपने कवर कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इससे क्या ही ज़्यादा आएगा। और देख लीजिएगा आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उससे ही रिलेटेड हैं। और बचा हुआ आपका जैसे बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल का मैंने तथ्यसार करा दिया है, ठीक है। एडिटेरिया का आता है, एडिटेरिया का, और एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी आपका करा दिया, यूथ का आता है। तो आपको अगर देखना है उसे आप बार बार देख लीजिए, बस आपका हो गया उसमें, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बच्चा आपका करंट वाला, तो करंट वाला सेक्शन अभी उसका जो स्पीडी का आता है ना, स्पीडी रामबाण है इसके लिए। अगर आपने पढ़ ली ना स्पीडी 6 महीने की, आप अच्छे से उसकी वन लाइनर आती है वो पढ़ लीजिए, और एमसीक्यूज फॉर्मेट आती है वो पढ़ लीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्योंकि 8 क्वेश्चन आते हैं, आप कितना पढ़ेंगे, उसके चक्कर में आप अपना दूसरा जो सेक्शन है वो आप कमज़ोर कर देंगे। तो आप स्पीडी पढ़ लीजिए, आप 8 में से 4 तो मार ही देंगे, 4 या 5 हो ही जाएंगे, बाकी आपके तुक्का लग जाएंगे इसमें, ठीक है। बस इतना ही बोलना था आपको। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट में अपने बताइएगा। और थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, नहीं तो वीडियो तो आती रहती है, डेली 2-3 वीडियो आ जाती हैं, ठीक है। अब बताइएगा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, और इसका पीआरटी का अगर आपको चाहिए हो इसका एनालिसिस, तो पीआरटी का भी एनालिसिस कर देंगे, आप कमेंट में बताइएगा। बाकी धन्यवाद, आपकी तैयारी अच्छी रहे, और अच्छे से मेहनत कीजिए इसमें, थोड़ा मोटिवेट रहिए। धन्यवाद।